अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सब ने सुनी होगी। फिर इसी के साथ ईशान किशन का रिजवान के बारे में जो बयान था, जो डिस्कशन थी, वो भी आपने सुनी होगी। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अजलान, आकिब जावेद साहब जब से हेड कोच मतलब आए हैं पाकिस्तान टीम के, तब वाले आकिब जावेद में और उससे पहले वाले आकिब जावेद में बहुत फ़र्क नज़र आता है। बात के अंदर एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। प्लस जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं वो तो समझ से बाहर हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप देखें, आज खैर उन्होंने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी कारकर्दगी दी थी, हमने साउथ अफ्रीका में भी दी, नो डाउट हम वनडे की बहुत अच्छी टीम थे। लेकिन क्या सिर्फ सीरीज़ की हद तक हमारी क्रिकेट है? उन्होंने अपनी डिस्कशन में चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी इतनी बुरी शिकस्त का जिक्र नहीं किया, वो भी तो 50 ओवर्स का फॉर्मेट था। ये नहीं उन्होंने कहा कि हमने बड़ी बुरी कारकर्दगी चैंपियंस ट्रॉफी में दी है, हम उससे सीख कर आगे कुछ ना कुछ अब करने जा रहे हैं, तो आपको कोई डिफरेंस, कुछ नया नजर आने वाला है। वैसे तो स्क्वाड को देखे तो कुछ नया नहीं नजर आया, मगर ये कि व्हाई द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड द डिस्कशन ही मेक्स इज ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग। इंटरेस्टिंगली जो क्वेश्चन था वो चैंपियंस ट्रॉफी के लफ्ज़ से शुरू हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये पाकिस्तान की पहली असाइनमेंट है, तो इसको किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड ही वेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। नो डाउट्स ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी और उस वक्त नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 टीम्स में से एक बनकर आएगी, बिकॉज जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडेज़ में डोमिनेट किया है, दैन जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ खेली और बड़े अच्छे तरीके से हमने वो जीती। बट देन अगेन एक खिलाड़ी के दाएं बाएं होने से हमारा पूरा स्क्वाड ही जो सेटल हो गया। एंड अब तो ये लग रहा है कि अगर साइम अयूब होता भी तो शायद वो कुछ ज़्यादा बड़ा कारनामा अकेला ना कर पाता, बिकॉज टीम बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड हो गई थी पाकिस्तान में जब मैचेस हुए हैं। बिकॉज उस वक्त भी बैक इन द हेड ये डर ज़रूर था कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से सरफेस हमारे बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हमारे बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान की विकटों पे, यूएई की विकटों पे फास्ट बॉलर्स को स्पेशली इस किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे वो वाला मसला आ सकता है कि दोबारा से हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो रन्स, बहुत ज़्यादा रन्स देना शुरू कर दें, और वही हुआ कि 8-10-12 की एवरेज से हमने स्कोर खाया इन द लास्ट फ्यू ओवर्स। इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के दौरान ही हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि आकिब जावेद के आ जाने के बाद इनकी डेथ ओवर की बॉलिंग बेहतर हो गई है। शाहीन है स्टार्टेड बॉलिंग दोज यॉर्कर्स इन द लेट ओवर्स। वो चीज़ फिर हमें चैंपियंस ट्रॉफी के केस में भी नज़र आया कि वो उस तरह से हमारी बॉलिंग जो है वो फायर नहीं कर पा रही थी। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जिस तरह से न्यूजीलैंड में हमने T20I सीरीज़ हारी है, उसमें हम तकरीबन हर डिपार्टमेंट में ही फ्लॉप हुए हैं। एक दिन हमारी बैटिंग क्लिक कर गई तो हमने वो मैच 9 विकेटों से चेज़ कर लिया, लेकिन बट थ्रू आउट हम पावर प्ले में हारते रहे हैं। पावर प्ले के बाद हम फिर चलो कोई एक आधी विकेट भी निकाल लेते थे, पावर प्ले गुजरने के बाद फिर थोड़ा सा स्कोर भी करने लग जाते थे। बट ओवर थ्रू आउट अगर देखा जाए तो वो ठीक है, हम एक नई टीम लेकर गए हैं, लेकिन एक नई टीम के साथ हमें प्लान या स्ट्रैटेजी उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन क्या नई टीम है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, बाबर आजम है T20 वाली टीम। हाँ, T20 के अंदर ठीक है, लेकिन उसमें भी ये है कि अब 3 से 4 प्लेयर्स ही बिल्कुल थे जिनका डेब्यू हुआ, बाकी सब तो वही थे। अगेन वो जो आपने टीम को एक नया फेस तो दिया ना, और उसमें भी नया फेस तो दे दिया, लेकिन कोई उस तरह से स्ट्रैटेजी या प्लान नज़र नहीं आया कि एक्चुअली अच्छा करना क्या चाह रहे हैं। किसी मैच में पहले बॉलिंग कर ली और किसी मैच में पहले बॉलिंग कर ली कि जिसमें सेकंड टाइम बैटिंग करना मुश्किल हो जाना था। तो इस किस्म की चीज़ें थी। अब अगर बात कर लेते हैं वनडे स्क्वाड की, तो वनडे स्क्वाड प्रिटी मच उसी किस्म का स्क्वाड है जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया है, तो उसमें कोई ऐसा तब्दीली नज़र नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी के एंड तक यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4 से 5 बड़े नाम जो हैं वो शायद आगे अब कुछ अर्सा उनको रेस्ट दिया जाएगा एंड विल गो विद द न्यू फेस टीम। आई थिंक यही वजह है कि दोबारा से उनको इंटरेस्ट किया गया है कि इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाया जाए वनडे क्रिकेट में, जस्ट टू गेट कि अगर एक तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह से नहीं खेल रहे, और जो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो भी रही है उसकी क्वालिटी इस किस्म की नहीं है कि वहाँ से वो कुछ सीख सकेंगे, और फिर उनको ट्रस्ट किया जा रहा है कि ठीक है इनको वनडे क्रिकेट खिलाते हैं, न्यूजीलैंड में खिलाते हैं। मे बी दिस इज़ अ चांस फॉर देम टू गेट देयर फॉर्म्स बैक, बिकॉज 50 ओवर के फॉर्मेट में उनको फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा जो शायद उनको T20 में वो टाइम ना मिल पाता। सो वो मे बी एक फैक्टर बैक इन माइंड होगा। लेकिन T20 के अंदर इस तरह से होता है कि आप एक अच्छे बैटिंग यूनिट के बगैर नहीं जीत सकते। आप यू कांट सोलली रिलाई ऑन योर बॉलिंग। आपके पास 2 से 3 ऐसे बैटर होने चाहिए जो मैच को टर्न अराउंड कर सकें। हमारे पास वो वाला मसला था। जिस दिन हमारे बैटर्स ने क्लिक किया, हमने वो देखा कि हमने अपनी बैटिंग की बुनियाद पर मैच जीता था, बॉलिंग की बुनियाद पर वो नहीं जीता था। वनडे के केस में ऐसा है कि आप थोड़ी सी
ऑफ कलर बैटिंग के साथ इसमें एक आधा खिलाड़ी अच्छा हो, उसके एक टीम बनाकर अपनी बॉलिंग की बुनियाद पर खेल सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको एक चांस मिल जाता है वनडे में। वो वाली चीज़ है। दूसरा इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट। और दूसरा न्यूजीलैंड की टीम की भी बात की जाए तो उसमें भी कई बड़े खिलाड़ी नहीं है। सब कुछ लोगों की IPL की कमिटमेंट्स हैं, कुछ लोगों को रेस्ट दिया जा रहा है और एक नई टीम लेके आए। यहाँ पे आप देखें कि वो हमसे कितना छोटा मुल्क है, लाहौर से भी कम आबादी है पूरे मुल्क की। हाँ, और इस वक्त वो 3 टीमें डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, 3 टीमें बनाकर खेल रहा है। ये साबित करता है कि एक तो टैलेंट उनके यहाँ, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना एंड उसको पॉलिश करना एंड एक रोबस्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फिर हम दोबारा उसी शायद पोजीशन पे आ गए हैं कि हमें हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी कोई बड़ा फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहा कि जो स्टेप अप कर सके। आप देखिए कि ये जो अभी इन्होंने जो नई टीम बनाई भी थी T20 की, उसके अंदर हमने किसको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा है। ठीक है, आपने आखिरी मैच में सुफियान मुकीम को खिलाया, उसने आउट भी करके दिया, फायदा भी दिया, आउट भी करके उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने चांस नहीं दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसिडर तक नहीं किया, हालांकि उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया हुआ था। सो वो वाली चीज़ अभी अगेन आई थिंक वी नीड टू गो बैकग्राउंड टू ड्राइंग बोर्ड। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हम ऊपर तो हमने एक टीम बना दी है, जो कि मैंने एक दफ़ा एक मैच में, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में मैंने ट्वीट किया था कि ये टीम नहीं है, ये तजर्बागाह है, ये लेबॉर्ट्री बना के रख दी है हमने, इसमें तजर्बे चल रहे हैं। तो ठीक है, हमने अगर अपनी नेशनल साइड को एक तजर्बागाह बना दिया हुआ है, हम वहाँ पे अप साइड पे तजर्बे कर रहे हैं, नीचे हमारे पास क्या कोई खेप मौजूद है जिसको हम खिला सकें। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप रेड बॉल का परफॉर्मर है मूसा खान, उसको टेस्ट मैच में नहीं हमने चांस दिया, जबकि मुल्तान में हमने काशिफ अली को खिला दिया। मूसा खान को खिलाया जा सकता था, मूसा खान को साउथ अफ्रीका ले जाया जा सकता था, वहाँ पे विकेट्स को सपोर्ट कर सकती थी रेड बॉल क्रिकेट में, जो सेकंड टेस्ट मैच स्पेशली हुआ है। उसी तरह से उसको अभी भी वाइट बॉल के लिए भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो ये वाले मसले मसाइल भी हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनको कोई इंसेंटिव नज़र नहीं आ रहा। वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर हमें ये भी कहा जाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो कि मेरे जैसे लोग ही कहते हैं, बट जिन्होंने उसकी क्वालिटी बेहतर करनी है वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट को कम्पेटिटिव बनाना भी ज़रूरी है। हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि जी इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें या ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें, तो उन्होंने जो एक सिस्टम्स बनाए हैं उनके साथ बार बार छेड़छाड़ नहीं की, उनको उन सिस्टम्स को एक लॉन्ग रन दिया है। और जब उसके बाद उन सिस्टम्स ने थोड़े से फ्रूट्स देना शुरू किए हैं। हमारे केस में ये एक सिस्टम तब्दील करके नया सिस्टम लाया जाता है, जब वो थोड़ा मैच्योर होने लगता है फिर दोबारा उस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी जाती है। 2021 में जब हमारी टीम थोड़ी एस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी, तो उसके पीछे वो 2 साल का टाइम था जब 6 टीमों का सिस्टम के साथ लाया गया। वो अच्छा सिस्टम था, बुरा सिस्टम था, अलग बहस है, लेकिन उसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो गया था। एंड देन 2022 के में जब सिस्टम को दोबारा से रोल बैक करके हम वही 1.5 दर्जन टीमों वाले सिस्टम के ऊपर गए हैं, उसके बाद से रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे पास नहीं है क्वालिटी। आप खिलाएं, 18 टीमें खिलाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट को 36 टीमों पे ले जाएं, टीयर पे कर दें कि आपकी टॉप फ्लाइट क्रिकेट जो है वो इतनी कंपेटिटिव हो कि उसमें 8 टीमें हैं या 10 टीमें हैं, लेकिन कम टीमें हैं टॉप फ्लाइट क्रिकेट में, ताकि उस तक आने के लिए 18 टीमों के सिस्टम में थोड़ा सा कोई इंसेंटिव नज़र आए कि ऊपर की 8 टीमों में आने के लिए नीचे की 12 टीमों को या 10 टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो प्रमोट होकर ऊपर जाएंगे। और ऊपर की टीमों को भी ये कंपटीशन रहेगा कि मुझे निचले 2 नंबरों पे नहीं आना ताकि मैं नीचे स्लिप ना कर जाऊँ। अब जब 18 की 18 ने एक ही फ्लाइट में खेलना है, तो मुझे टीमों को, ऊपर की 3 टीमों के अलावा निचली वाली टीमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 17, 18, 16वें नंबर पर आ रहे हैं, बिकॉज वो एक सेट हो जाएगा यार ये 2-3 टीमें हैं जिनके यही नंबर आने। वो तब तक रहेगा जब तक कोई डेवलपमेंट माइंड को जहन में रख के उनको डेवलप करने का मौका नहीं दिया जाता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब तक आप रीजन्स को एम्पावर नहीं करते, उनको एम्पावर करेंगे तो आप उनको अकाउंटेबल भी कर सकते हैं। जब तक उनके पास पावर ही नहीं है, आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। सो ये वाले मसले हमारे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अज़नान, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, निशान बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी बताइए। आपके शो में मैं रेगुलर बात करता हूँ। जी बिल्कुल मैंने पहचान लिया आपको। चले, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सिस्टर। आपसे सवाल ये है, कल आप साहब भी थोड़ा गुस्सा करके थे सुफियान मुकीम के वाले से, मैंने सवाल किया था कि उसके साथ ज्यादती की गई है, ठीक है। अब जो कल वनडे मैचेस है, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, तो क्या कुछ चांसेस है उसमें ऐड किया जाएगा सुफियान मुकीम को? दूसरा सवाल यह है कि साइम अयूब वापस आ गए, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप नेक्स्ट जो साइम अयूब और फखर हमें दोबारा एज ओपनर नजर आ सकते हैं? ये क्या चांसेस है, ये इसके बारे में बता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 2 सवाल बताए उन्होंने। एक तो ये कि सुफियान मुकीम का क्या कोई चांस है कि वो ODI के अंदर हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए, उसमें शामिल हों?
आई थिंक अगर ओवरऑल सुफियान मुकीम की फॉर्म देखी जाए तो वो इतनी अच्छी थी कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए था विद चैंपियंस ट्रॉफी भी, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में भी होना चाहिए था। उसको न्यूजीलैंड वाले T20 आईज में भी मौके मिलने चाहिए थे। ठीक है, अगर देखें, अगर आप इस चीज़ को ज़हन में लेके गए हैं कि हमने मैचेस हारने ही हैं, जो कि हमें पहले दिन से बताया जा रहा था कि हम नई टीम लेके जा रहे हैं, इसमें हम हार भी सकते हैं, हमें ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार किया जा रहा था। तो फिर इस तरह किया जा सकता था कि एक मैच अबरार को खिला लेते और एक मैच आप सुफियान मुकीम को खिला देते, एक रोटेशन पॉलिसी के तहत जाते। आपने हाँ। उसको 5वें मैच में जाके चांस दिया। एंड द काइंड ऑफ टैलेंट ही इज़, कुछ वही नहीं कि उसको हमारी वनडे साइड में होना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये आ जाता है कि जी हम 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, 1 स्पिनर के साथ जाएंगे, तो वो वाला सवाल ये कि यहाँ की कंडीशंस में हम 1 स्पिनर के साथ गए थे। न्यूजीलैंड में जहाँ पे स्पिनर्स को ख़ास हेल्प नहीं मिलती सरफेस से, वहाँ पर हम मल्टीपल स्पिनर्स के साथ गए हैं। लाइक T20 की साइड में अगर देखें तो शादाब वाज देयर, अबरार वाज देयर, खुशदिल शाह और सलमान अली आगार पार्ट टाइम स्पिनर्स वहाँ मौजूद हैं। तो आप इतने मल्टीपल स्पिनिंग ऑप्शंस के साथ गए। परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं थी ना, अगर वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वहाँ पर आपने जब देख लिया कि आपको अबरार से वो चीज़ नहीं उस तरह से मिल पा रही, तो आप रोटेशन पॉलिसी पे चले जाते अगेन, क्योंकि ये टूर्नामेंट नहीं था, इट वाज अ बायलैटरल सीरीज। और अभी हम अगर इस चीज़ को ध्यान में लेके चल रहे हैं कि हमने इसको एशिया कप के लिए तैयार करना था, हमने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी थी, सो उन चीज़ों को जहन में रख के अगर चल रहे थे तो फिर उसको इसी तरह से लिया जाता कि ठीक है हम वहाँ तक एक, और आप ये भी ध्यान में रखें कि जो हमारी एशिया कप होना है वो ऑब्वियसली एशिया में ही होना है, तो वहाँ पे आपको थोड़े से स्लोअर बॉलर्स की ऑप्शन ज़्यादा बेहतर चाहिए होंगी, बिकॉज स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होने के इम्कानात हैं। हाँ। और इवन आपके जो फास्ट बॉलर्स होंगे उसमें भी आपके पास वेरिएशन वाले, या तो आपका बहुत एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर हो, या फिर ऐसा होगा जो सरफेस के हिसाब से वेरिएशंस कर सके। तो इस किस्म की ऑप्शन आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सुफियान मुकीम इज़ अ टैलेंट, और जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए और उसको फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये ना हो कि जिस तरह से अबरार 2017 में स्पॉट हुआ था कि ये हमारे मिडल ओवर्स के वोज को ख़त्म कर सकता है, एंड उसको जाके फिर चांस मिला जाके 2022 में, उसके बीच में ठीक है उसकी इंजरी होगी, लेकिन 5 साल में भी वो और बेहतर परफॉर्म कर पाता। हाँ बिल्कुल, तब भी उसने कोशिश की और फिर उसके बाद अब जाकर मौका मिला। और दूसरा सवाल साइम अयूब के बारे में उन्होंने किया है कि साइम अयूब की वापसी क्या मतवक्के है। अभी मेरे ख्याल से ऑब्वियसली PSL के अंदर तो डाउटफुल होगा, क्योंकि स्टिल उनका रिहैब चल रहा है। वैसे वो बेहतर है, मगर रिहैब जब तक नहीं होगा, टेक्निक ठीक नहीं होगी, तब तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो, आई थिंक जब तक वो 100% फिट नहीं हो जाते उनको खुद को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैच फिट होना चाहिए। मैच फिट होना बहुत ज़रूरी है, उनको 100% फिट होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर बोर्ड का रोल आ जाता है कि उनको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि तुम्हारी जगह कहीं नहीं जा रही। whenever you are fit enough to play, तो अपनी फिटनेस प्रूव करो, अपनी फॉर्म प्रूव करो, एंड आपके लिए जगह मौजूद है। और अगर देखा जाए तो इट्स नो ब्रेनर के फ़खर और साइम दोनों के फिट होने की सूरत में हमारे पास ओपनिंग स्पॉट में इन दोनों से बेहतर इस वक्त ऑप्शन मौजूद नहीं है। फ़खर की फिटनेस लॉन्गर रन में भी एक क्वेश्चन मार्क कि हम अगर 2027 के वर्ल्ड कप को जहन में रख के चल रहे हैं तो वो तकरीबन 2 साल बाद होना है। लेकिन अगर उसने डेफिनेटली एक चीज़ है जो हमने जहन में रख के चलनी है कि हमें ओपनर्स की क्या ज़रूरत है, क्या हमारे पास जो करंट लॉट है ओपनर्स की, क्या दे आर गुड इनफ टू प्ले द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी माइट बी रिक्वायर्ड इन साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे, जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है। इफ़ आई एम नॉट ट्रू तो इन्हीं मुल्कों में होना है। तो साइम इज़ फॉर श्योर उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। एंड फ़खर का फिट होना विल बी एन एडेड एडवांटेज के उसके बाद टॉप ऑर्डर कितना बेहतर हो जाता है कि आपके पास ऊपर 2 ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो कि 10 ओवर्स में आपके लिए मैच को साइड पे रख के दे सकते हैं ऑन देयर डे। दैन ऑन 1 डाउन यू हैव बाबर आजम, जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा मिडिल ऑर्डर रिवॉल्व करता है। दैन ऑन नंबर 4 यू हैव रिजवान, एंड देन यू हैव टू फिनिशर्स जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो बैटिंग ज़रा लंबी भी कर सकें और एंड पे इनिंग्स को जो है फायर पार कर सकें, डेवलप कर सकें। सो इस किस्म का जो मॉडल है वो बड़ा आइडियल सिचुएशन में नज़र आ रहा है। बट येस, अगर साइम की वापसी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि वो कब होगी, सॉरी ये वापसी नहीं कि होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये कब होगी। हाँ। क्योंकि उसकी वापसी इवेंचुअली हो जानी है, होनी तो है, कब होनी है ये एक क्वेश्चन मार्क है। वो उसकी फिटनेस वो ही है कि उसको इतना सिक्योर फील होना चाहिए, करवाना चाहिए मैनेजमेंट को भी, टीम को भी, बोर्ड को भी, कैप्टन को भी। और मसला ये है कि हमारे यहाँ कैप्टन और कोच भी सिक्योर नहीं होते, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता कि उनके साथ एक सीरीज़ के बाद क्या होना है, जो हमारे वहाँ रिवाज रहा है। इन हालात के चलते हुए उसको ये सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंसेस हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, एंड तुम्हारी स्पेस कहीं नहीं जा रही। व्हेनेवर यू आर फिट इनफ यू कैन वॉक बैक इनटू द टीम, जो कि बुमराह के केस में हुआ था। कितना अर्सा टीम से बाहर रहने के बाद उसने अपनी कंप्लीट फिटनेस रीगेन की और उसके बाद टीम में आया, बिकॉज उसको वो वाली इनसिक्योरिटी नहीं थी। हमारे केस में अब देखें कि शाहीन की प्री मेच्योर हमने टीम में वापसी करवा दी, वो दोबारा इंजर्ड हो गया।
नसीम की प्रीमेच्योरिटी में वापसी करवा दी, वो अभी तक उस तरह का आई थिंक वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि नॉट इवन शेडो ऑफ हिमसेल्फ, जो वो प्री इंजरी हुआ करता था वो उसी तरह से है। सो ये हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर को ये सिक्योर फील होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी टीम में जो जगह है वो कहीं नहीं जा रही, वो अपनी फिटनेस कम्प्लीटली रीगेन करे, फॉर्म रीगेन करे और टीम में आ जाए। बिल्कुल सही बात है। असलान, जैसे आपने पहले कहा था ना कि मतलब एक टियर सिस्टम होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो आज से पहले थी, हम बार बार हवाला देते हैं 90s का और उस वक्त का, या 90s की बात अगर आप ना भी करें, आप 2000 की दिहाई देख लें, आप 2020 से ऑनवर्ड्स देख लें, जब बाबर, रिजवान, शाहीन अपनी एक फॉर्म में थे, अपने अरूज पर थे, पाकिस्तान टीम में जगह बनाना वाज समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। एक प्लेयर के माइंड में आता होगा कि हम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन रहे हैं, स्पेशली जब आप ये देखते हैं कि एक टीम जिसके अंदर कभी वसीम वकार होते थे, जिसमें इंजमाम होते थे, जिसमें इमरान खान ने कप्तानी की है, ऐसी टीम, ऐसी ये पाकिस्तान टीम थी जिसका एक कॉन्फिडेंस, जिसका एक उनकी जो ग्रूमिंग थी, वो जिस अंदाज में बात करते थे, जिस अंदाज में खेलते थे, तो वो तो कोई भी एक प्लेयर सोच भी नहीं सकता था, आइडियल था ना उनके लिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम इस कंडीशन में हैं कि किसी के लिए भी वहाँ पर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट कोई जाना चाहता भी नहीं है, जस्ट बिकॉज के वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं और उनका ज़रिया मुआश क्रिकेट बन चुका है, तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अदरवाइज उनको वो रहा नहीं है, वो तमन्ना नहीं रही है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, बिकॉज उनको पता है कि हमने एक तसलसल से हम मैचेस हारते हुए आ रहे हैं, हमने वो एक इमेज डेवलप ही नहीं की है लोगों के दिलों में, यंगस्टर्स के दिलों में, कि उन्हें क्रिकेट से मोहब्बत हो। एक कॉलर है, उनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हरप्रीत सिंह ढिल्लों बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। जी जी सरदार जी, दसो। हाँ जी, पहली तो बात है, आपका बिग फैन हूँ आपके शो का, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो हाँ, मैंने यही बात करनी थी, हमें जो लगता है जब टीवी पे आपका मैच देखते हैं, जब पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक टीम नहीं खेल रही, सब अपने अपने के लिए खेल रहे हैं। यानी वाकई यही बात है कि एक दूसरे को स्क्रीन पे देखते हो, आपको सामने दिखता है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। सही सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनका मतलब मकसद ही है ना कि वो टीम जेलिन नज़र नहीं आती है, टीम वर्क नज़र नहीं आता है, हर कोई अपनी अपनी गेम खेल रहा है, किसी का किसी पर कप्तान क्या कह रहा है, आप क्या फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ भी इसी डिस्कशन का हिस्सा है जो मैं पहले करती। मैं वही कह रहा था कि ये सवाल बड़ा टाइमली आया ये सवाल। हाँ। देखें, जब हार चल रही होती है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर देती है, और कई मौक़ों पर ऐसी चीज़ों को भी एक्सपोज कर देती है जो शायद उस वक्त उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और जब टीम जीत रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। मैं हवाला दे देता हूँ, मैं पिछले दिनों एक 94 का एक ओडीआई देख रहा था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जिसमें 162 चेस करना था न्यूजीलैंड ने, एंड 162 पे ही हमने उनको आउट कर दिया था, वो मैच टाई हो गया था। सो वो ऐसे टाइम पे हो रहा था जब टीम में विजिबल फ्रैक्शंस मौजूद थे कि दो बड़े खिलाड़ियों के ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एंड बोर्ड ने डिसाइड किया कि इन दोनों में से कोई कप्तान नहीं बनेगा, हम एक तीसरे बंदे को कप्तान बनाएंगे। हाँ। और वो दोनों उस कप्तान से भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब विकेट गिर रही थी तो वो एक हडल दोबारा बन रहा था, यूनिट नज़र आ रहा था। ठीक है, वो दोनों गुस्से में आउट कर रहे थे कि मैंने इससे ज़्यादा आउट करके दिखाना है, मैंने इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिखाना है। तो वो वाला कंपटीशन उस वक्त, ठीक है, इनकी आपस की लड़ाई का पाकिस्तान क्रिकेट को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में आउट करते थे, उसका नुकसान बैट्समैन, प्रोग्रेसिव अप्रोच थी ना, ठीक है, वो एक अप्रोच थी। और इन लोगों पे जब कोई बोर्ड के एंड से कोई पाबंदी लगती थी या बोर्ड से फेल होता था, कोई ज़्यादती करती, तो ये एक अड़ी लेते थे और फिर अपनी परफॉर्मेंस से साबित करते थे, रादर देन कि ये बयानात का सहारा लेते। सो इन्होंने अपनी बॉल को से जवाब दिया लोगों को, अपने बैट से लोगों को जवाब दिया। सो वो चीज़ उस वक्त चूँकि टीम जीत रही थी, एक अच्छा यूनिट बना हुआ था, तो वो चीज़ें बाद में खुली कि जी टीम में इतने मसले मसाइल थे या जो भी। अभी ये है कि टीम में शायद मसले मसाइल हों या ना हो, आई डोंट नो, इस पे जब बाद में कोई लिखेगा, कोई बात करेगा तो उस पर पता चलेगा। जब कोई, अब तो खैर किताब लिखने का रिवाज भी नहीं रहा कि वो कोई बाद में किताब लिखे तो पता चले, अच्छा उसमें आर्टिकल तो लिख सकते। दूसरा, मुझे ना टेस्ट मैच देखने से ज़्यादा टेस्ट मैच पढ़ने का मज़ा आता है, बिकॉज वो जो बैक बिहाइंड द सीन स्टोरीज होती हैं ना, कि अच्छा वो एक दिन प्लान हमने क्या किया, अगले दिन क्या एग्जीक्यूट किया, वो बड़ा मज़ा आता है। सो इस किस्म की कोई किताब कभी लिखी जाएगी इस दौर के बारे में तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि अच्छा क्या हुआ था क्या नहीं, तो अभी तो बयानात की हद तक ही है। जब वो टीम हार रही है तो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है।
तो वो चीज़ है कि चूँकि अब नहीं जीत रहे तो वो फिर उसके फ्रेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि बिकॉज अब वो क्योंकि हम हार रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज वैसे ही डाउन है, तो वो उसका में भी एक असर हो के टीम में वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी आपका जो सवाल था कि चाम नज़र ना आना, तो आप ये देखेंगे जो 90s की हमारी टीम थी उसके पीछे एक पूरा दौर था 1980s का जिसमें छोटे स्टेशन से या छोटे शहरों से लोगों का पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलने का रुझान पैदा हुआ था। उससे पहले कराची लाहौर की डोमिनेंस होती थी, इक्का दुक्का खिलाड़ी होते थे जो कहीं और से आते थे। उसके बाद वकार का विहाड़ी से आना, मुश्ताक का आना, देन इंजमाम का मुल्तान से आना, और भी बहुत से खिलाड़ी, शेखपुरा से आकिब जावेद का टीम में आना, और भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी थे जो टीम में आए। सो वो जो 90s का एक पूरा एक बंच बना था, वो तभी बना था कि हमें दूसरे शहरों से भी टैलेंट आना शुरू हुआ, डाइवर्सिटी थी, एक टैलेंट आना शुरू हुआ था और एक बड़ा डिफरेंट जेनरेशनल टैलेंट आना शुरू हुआ था। और फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि कई टैलेंटेड लोगों को उस तरह से मौका नहीं मिल सका कि जिस तरह से वो डिजर्व करते थे। लाइक शोएब अख्तर को नहीं मिल रहा था, शोएब अख्तर को बहुत लेट मौका मिला, वो 95 से दरवाज़ा खटखटा रहे थे, बहुत लेट मौका मिला। और काफ़ी सारे नाम है, फजले अकबर को बहुत लेट चांस मिला, नहीं वो उस तरह से क्लिक कर सके, बस बार इतना हाई हुआ था। कबीर खान किसी और मुल्क में होते तो शायद वो उनके फ्रंट लाइन टैलेंटेड लोग इंतजार कर रहे थे, वही ना, टैलेंटेड लोग तो इंतजार कर रहे थे। कि उनसे कितना प्रो लेवल होगा जो खेल रहा था। अब्दुल रज़ाक का डेब्यू होता है 96 में, वो 98 99 में जाके टीम का रेगुलर हिस्सा बनते हैं। अजहर महमूद का डेब्यू होता है 96 में, वो 97 में जाके टीम का रेगुलर हिस्सा बनते हैं। उससे पहले उनकी टीम में जगह नहीं बन रही होती। सकलैन मुश्ताक टीम के साथ इतना रेगुलर थे, मुश्ताक अहमद टीम के साथ इतना रेगुलर थे कि अरशद खान को जगह नहीं मिल पा रही थी टीम के अंदर। इंजमाम देन मतलब थोड़ा डिफरेंट, अगर आप देखें पर्सपेक्टिव, इंजमाम वाज अ सडन एडिशन कि मतलब इंजमाम एकदम से टीम के अंदर आ जाते हैं, वो एक टैलेंट नज़र आ जाता है। मतलब आप देखें कि एक आए थी टेस्ट करने की, जज करने की, एबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने की कि ये शख्स इसमें आ सकता है, ये अभी टाइम लेगा। और आप सोचें कि कौन सा टैलेंट टाइम ले रहा था, शोएब अख्तर जैसा टैलेंट जो कि वक्त ले रहा था कि मेरी अभी जगह नहीं बन रही है टीम में। जस्ट थिंक अबाउट इट कि टीम क्या थी उसमें। ये भी था ना कि टुवर्ड्स 96 बोर्ड ने बियॉन्ड वकार, वसीम और आकिब देखना शुरू कर दिया था। उसके बाद पहले भी मैं इसी प्रोग्राम में एक पूरी लिस्ट बता चुका हूँ कि कब कब किस किस खिलाड़ी का डेब्यू हुआ, बिकॉज जहन में एक ही चीज़ थी कि एंड वकार एंड वसीम अब अपनी उस एज पे आ रहे हैं कि जब यहाँ से इन्होंने मज़ीद जवान नहीं होना, इन्होंने अब उस तरफ ही जाना है कि जहाँ पे इनकी पेस भी गिरेगी, थोड़ी फिटनेस के इश्यूज भी आएंगे। एंड देन उसी दौरान पे हमें जाहिद भी मिला, हमें अजहर महमूद भी मिला, हमें रज़ाक भी मिला, हमें शोएब अख्तर भी मिला, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हमें मिले कि जिनको हम रिप्लेस कर सकते थे इनके साथ। एंड इवेंचुअली यही हुआ कि 2003 में जब वो बाकायदा एंड हुआ 90s का, बिकॉज 90s का एंड 2000 पे नहीं हुआ, 90s का एंड हुआ 2003 में, कि जब वो तमाम 90s के खिलाड़ी रिटायर कर गए, तो उनकी जगह लेने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम में समी हमारी टीम में मौजूद थे, राना नवीदुल हसन आ गए, एंड मुश्ताक अहमद की जगह कनेरी आ गए। कुछ साल लगे लेकिन सकलैन की जगह सईद अजमल आ गए, तो वो एक टाइमली हमें रिप्लेसमेंट्स मिलती रही। दे वर मैच विनर्स, दे वर ऑल मैच विनर्स। अभी हमारे साथ मसला ये भी आ रहा है ना, बिकॉज हम हार बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो हमें उस तरह से मैच विनर्स भी नहीं नज़र आ रहे। आपकी टीम में 1 से 2-3 मैच विनर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में मैच को टर्न अराउंड कर देते हैं, वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही, वो इस वक्त उसकी बहुत कमी है। मतलब वो ना हमारे वाला जो एक बैच था जिसमें मतलब मिसबा, फिर हफीज़, और फिर ये अकमल ब्रदर्स हैं, शाहिद अफरीदी हैं, ये सब लोग खेल रहे हैं, वो भी एक बड़ा एक ब्यूटीफुल मोमेंट था क्रिकेट का हमारी। हालांकि हम लोग कोई एक ही वर्ल्ड कप जीते हुए हैं T20 का 2000 की दिहाई में, मगर ये कि फिर भी हम मैचेस हारते थे, बट वो देखने का एक जुनून जो होता था, एक मतलब वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो बिल्कुल सारे काम एक तरफ। और इनफैक्ट कि मुझे याद है कि हम लोग अपने स्कूल्स या अकेडमीज़ में हमारी क्लास से हमें ऑफ मिल जाता था कि आप सब मिलके मैच देख सकते हैं, ये क्रेज़ होता था क्रिकेट का। आज कुछ है ही नहीं। PSL आ रही है, उसका नहीं पता किसी को कि PSL आ रही है। लेकिन जीतना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड फ्रीक्वेंटली जीतना इसलिए ज़रूरी होता है। हम एक कुछ बहस होती है कि जी 90s के खिलाड़ियों ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, वो एक सेपरेट डिबेट है, छोड़ी नहीं छोड़ी उसमें अलग बहस हो सकती है। लेकिन हम ये देखें ना, बनाई तो सही ना, आगे कंटिन्यू किसने करना था। 92 के वर्ल्ड कप के बाद उस ज़माने में ये भी नहीं होता था कि हर 1.5 हफ्ते के बाद एक ICC इवेंट हो रहा है, जो कि अब हर साल ही हो रहा है, और फिर सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है। दूसरा, 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ठीक है, हमें उसी साल 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज़ ने अंडर 100 आउट किया, लेकिन उसी टीम ने 2 वर्ल्ड कप्स नेक्स्ट में नॉकआउट स्टेज तक क्वालिफाई किया। एक ने क्वार्टर फाइनल खेला और एक ने फाइनल खेला। उसी टीम ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड को 2 टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में हराई, इंडिया में 2 टेस्ट मैचेस जीते।
और अनगिनत उस दौरान उन्होंने वो 3 नेशन टूर्नामेंट्स जो जीते थे, स्पेशली शारजा में हमारा हम सिर्फ दो फाइनल्स हारे शारजा में। एक वो लारा की बड़ी क्रेजी इनिंग थी, दूसरा सबको मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, बट सिर्फ 2 हम हारे। अरविंदा डिसिल्वा की क्रेजी इनिंग थी जिसमें हम हारे थे। सो ये 2 हम हारे इस पूरे दौरानिए में। उसका असर ये था कि फिर वो एक फीलर कैरी ऑन करता हुआ आ रहा था। 2009 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उस वक्त 2007 में हमने फाइनल खेल लिया हुआ था। उसका आप असर देखें कि उस आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद इमीडिएटली हमने अगली आईसीसी ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला। मे भी हमारी बैटिंग थोड़ा क्लिक कर जाती, 10-15 रन ज़्यादा होते तो हम फाइनल भी खेल जाते उस टूर्नामेंट का। उससे अगले आईसीसी टूर्नामेंट में फिर हमने सेमीफाइनल खेला, उससे अगले आईसीसी टूर्नामेंट में फिर हमने सेमीफाइनल खेला। 2012 में हमने सेमीफाइनल खेला, तो वहाँ पे जाके उसके बाद 14 के बाद एक डाउनफॉल हमारी वाइट बॉल क्रिकेट का आना शुरू हुआ। फिर हम कहते जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीती, लेकिन 2013 में तो खैर वो आप देखिए कि एक जर्क भी बहुत बड़ा लगा ना हमारी क्रिकेट को, तो वो तो उसके बाद 2010 में लग चुका था। हाँ, लेकिन 2014 के बाद हमारी वाइट बॉल क्रिकेट थोड़ी डाउन होना शुरू हुई थी, बिकॉज हमारी रेड बॉल क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी। हमारा यही मसला था, जब हमारी रेड बॉल क्रिकेट अच्छा परफॉर्म करने लगती थी, वाइट बॉल क्रिकेट वाइट बेहतर करती थी, तो रेड बॉल थोड़ी सफ़र कर जाती थी। अब 2017 में जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आइडियली यही होना चाहिए था कि उसके बाद फिर हमें एक कंसिस्टेंसी नज़र आती, जो हमें 92 में एंड 2009 के बाद कुछ साल नज़र आई। हाँ। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर जो हमारा एक आईसीसी इवेंट होता है, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। 2021 में हम सेमीफाइनल हार जाते हैं, 22 में हम फाइनल में क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर थोड़ा सा नज़र आता है। उसके बाद फिर से एक वो सीरीज़ शुरू हो गई है कि हम 3 आईसीसी इवेंट्स में सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर सके। ये इंडिकेट करता है कि कोई मसला है, और बहुत ज़्यादा प्रेसिंग मसला है, जो हमें हर आईसीसी इवेंट में आ रहा है, और हर तरह के आईसीसी इवेंट में आ रहा है। T20 में भी आ रहा है, वाइट बॉल में भी आ रहा है, इवन हम टेस्ट में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, तो तीनों फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा, 21-22 में तो एक काफ़ी जो है ना वो एक मोहब्बत भी नज़र आती थी टीम के अंदर। जब वो रोटी गैंग बड़ा मशहूर हुआ, ये चीज़ें बाहर आना शुरू हुई, वो बाहर आती भी थी तो वो प्लेयर्स भी उसको एंजॉय करते थे, खुशी खुशी बताते थे, हाँ जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये रिजवान हमें ये टिप्स देता है, हसन अली ये करता है टीम में, बाबर ये करता है। तो वो टीम जेलिन थी। और यकीन करें कि जब हमारे खिलाड़ी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं ना, एज अ फ़ैन आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है कि ये उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, और ये चीज़ें आपको तब अच्छी लगती हैं जब आप जीत रहे होते हैं। मतलब 22 तक हमारी क्रिकेट स्टेबल थी, एग्जैक्टली व्हाट यू हैव सेड। उसके बाद तो हमारा हाल ही बुरा हो गया। मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं हम क्वालिफाइंग राउंड ना खेलने पर चले जाएं, कि हमारा ये हाल हो जाए कि आगे जो हमारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसमें हम कैसे परफॉर्म करेंगे। और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ का अगर खदशा हमें है, तो ये उन लोगों को भी होना चाहिए जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये चीज़ का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। हम ठीक है कह देते हैं जी हम अब रेवेन्यू के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा बोर्ड हैं, या बिग 3 के बाद सबसे बड़ा बोर्ड हमारा ही आता है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा देर नहीं सस्टेन कर पाएगी अगर आपकी परफॉर्मेंसेस यही रही कि आप फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर बाहर हो रहे हैं या डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक करना ज़रूरी है। सिर्फ प्लेयर्स का मसला नहीं है, सिर्फ टीम का मसला नहीं है, टीम के कोचेज़ का मसला नहीं है, कोचेज़ के आगे जो मैनेजमेंट है उसका मसला नहीं है, मसला बोर्ड लेवल पे और बोर्ड से बाहर भी मसला है। इट्स हाई टाइम कि उसको एड्रेस किया जाए, उसको समझा जाए, रादर देन कि आप टूटी हुई बाजू पे एक बैंडेड लगाने के उस टूटी हुई बाजू का इलाज प्रॉपर तरीके से करें। वरना चीज़ें इसी तरह रहेंगी कि वो आप टूटी हुई बाजू पे बैंडेड लगा के उसको आगे चलाते रहेंगे, तो वो शायद बिल्कुल ही बाजू नकारा हो जाए। उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ मैंने आज देखी कि ईशान किशन, जो पर्सनली मैंने उनकी जो IPL में इनिंग्स देखी हैं उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने रिजवान की सिलेक्शन की जो वो लाइक अपील करते हैं ना, जो वो उसके ऊपर बात की है कि बड़ा एक बिला वजह अपील करते हैं। मतलब अंपायर है, अंपायर का डेफिनेटली वो इतना इंटेलिजेंट तो है कि अगर वो बात कर रहा है तो वो सही कर रहा होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपील की तरफ जाते हैं। डू यू थिंक कि मैच के अंदर इतनी ज़्यादा अपील देना भी बेबुनियाद है? आई थिंक काफ़ी कम उम्र है ईशान किशन, इनको अपने इंडियन विकेट कीपर याद नहीं है। किरण मोरे या उससे पहले के जो विकेट कीपर्स थे या इनके खिलाड़ी किस तरह से अंपायर्स के मुंह पे अपीलें किया करते थे। उन्होंने ये कहा ना, अब वाले अंपायर्स ज़रा डिफरेंट हैं। हाँ, अब वाले अंपायर्स डिफरेंट है बिकॉज उनको थोड़ा सा एम्पावर कर दिया गया है, एक आईसीसी का थोड़ा कच्चा बच्चा भी है। बट आई डोंट थिंक, मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि इस बयान के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, बट मुझे इंतहाई गैर ज़रूरी सा बयान लगा। इस बयान के बगैर भी गुजारा हो सकता था, रिजवान का नाम लिए बगैर भी गुजारा हो सकता था। शायद किसी ने सवाल किया होगा उनसे, मैंने क्योंकि एग्जैक्टली मैंने भी इसका बैकग्राउंड नहीं देखा, किसी ने सवाल किया होगा ना कि मेरा रिजवान बहुत ज़्यादा अपील करते हैं तो वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर उस पर उन्होंने ओपिनियन दिया। हाँ, तो अगर सवाल में था तो फिर तो है, बट ओवरऑल गैर ज़रूरी सा बयान था। मतलब
सवाल करने वाले को भी शाबाश है अगर उसने ये सवाल किया था कि वो अपील कैसे करते हैं। हाँ, उनकी विकेट कीपिंग की टेक्निक के ऊपर सवाल किया जा सकता था कि वो अगर पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे अच्छे विकेट कीपर रिजवान हैं तो क्यों हैं, वो क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं जो बाकी विकेट कीपर्स नहीं कर पा रहे हैं। एक अरसे के बाद हमें एक बड़ा टेक्निकली कंप्लीट विकेट कीपर पाकिस्तान को मिला है जो कि बहुत कम ही को नज़र आता है कि वो गलती करता है, तो इस किस्म का सवाल किया जा सकता था। मसला यही है ना कि हमारे यहाँ सवाल करने वाले भी अक्सर बड़े फ़रोई किस्म के सवाल कर देते हैं कि जी वो अपीलें बहुत करते हैं। भाई वो विकेट कीपर है और विकेट कीपर नॉर्मली इतने ही हमारे यहाँ के जोशीले विकेट कीपर होते हैं जो इसी किस्म की विकेट अपीलें कर होते हैं। सरफराज वॉज वेरी एनिमेटेड बिहाइंड द स्टम्प्स, मोइन खान यूज्ड टू बी वेरी चिरपी बिहाइंड द स्टम्प्स, राशिद वाज, मतलब मैंने तो इसी किस्म के देखे हैं हमारे यहाँ। शायद एक अरसे के बाद हमें कुछ इस किस्म का विकेट कीपर मिला जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो शायद ये वजह है। बट और विकेट कीपर तो इतने एनर्जेटिक है कि वो नॉर्मल बॉल के ऊपर भी जंप कर रहे हो। या ही इज मतलब एज ए विकेट कीपर वो बहुत अच्छा है। ये एक बिला वजह की वो एक तनकीद बराए तनकीद वाला मामला कि जी वो अपील बहुत करते हैं, तो मतलब उसने अपना एक अगर उसको फील हो रहा है। और आई थिंक ब्रेसवेल ने भी जो आज बयान दिया है वो आई थिंक मुल्तान सुल्तान से कोई वीडियो इशू की, उसमें उन्होंने जो बात की वो यही की है ना कि वो ही इज़ अ वेरी काइंड एंड जेंटल पर्सन रिजवान एज अ पर्सन, बट ही इज़ वेरी कम्पेटिटिव एट द सेम टाइम। और वो बड़े ही प्लेज क्रिकेट वेरी हार्ड वे वो, और इसलिए वो उसका कहना ये था कि मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ PSL में रादर मैं उसके मुखालिफ खेल रहा हूँ, बिकॉज वो एक मुश्किल कस्टमर हो जाता है। तो शायद वो एक वजह है कि वो शायद अपीलें बहुत रिपीटेटिव करते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो इतनी तारीफ कर रहे हैं, अभी भी उनके कॉन्फिडेंस को और उनकी मोहब्बत को दाद देनी पड़ेगी, हम तो नाउम्मीद हो चुके हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका अजलान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और अजलान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।